Hi, good morning, my dear student. Today we will continue your class 12th history chapter Reveals and Raj. My dear student, आपकी पिछली क्लास में हमने रिवोल्ट 1857 के संबंध में बहुत सारी बातें कही थी। हमने कहा था कि किस तरह से रिवोल्ट 1857 भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम बना या भारत का पहला महाविद्रोह बना जिसने अंग्रेजों के पैर उखाड़ने का एक असफल प्रयास किया। यद्यपि यह आंदोलन 1857 का विद्रोह असफल रहा, लेकिन इसने अंग्रेजों के लिए काफी कुछ नया लेसन दिया। हमने आपसे कहा कि इस विद्रोह के बारे में कुछ चीजों को हमने बताया था। कल हमने चर्चा की थी कि इस विद्रोह के संबंध में कुछ बातें, जो इसका स्वरूप कैसा था, इसके रीजन क्या थे, पॉलिटिकल रीजन्स, इकोनॉमिकल रीजन, इन सारी चीज़ों पे मैंने विस्तार से चर्चा की थी। आज मैं इन्हीं चीज़ों को फैक्चुअल तरीके से आपको बताने का प्रयास करूंगा और फिर इसके बाद हम आपको आपके टॉपिक, आपके पैराग्राफ, आपके बुक के अकॉर्डिंग ले चलेंगे। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि 1857 का विद्रोह जब हुआ तब इंग्लैंड के उसमें प्रधानमंत्री पाल्मर्स्टन थे, भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे, विद्रोह के समय कंपनी के मुख्य सेनापति जॉर्ज एनिसन थे और विद्रोह प्रारंभ करने के बाद नियुक्त सेनापति कॉलिन कैंपबेल। विद्रोह के समय भारत का सम्राट बहादुर शाह जफर 1857 ईस्वी के विद्रोह को निम्नलिखित शीर्षकों के तहत सरलता से समझा जा सकता है। जैसे विद्रोह का स्वरूप कैसा था, विद्रोह के कारण क्या थे, 1857 का विद्रोह का प्रारंभ कहां हुआ, विद्रोह का प्रसार, एक्सपेंशन और फिर उसका डिक्लाइन कैसे हुई, और विद्रोह क्यों फेल्योर हुआ, विद्रोह का क्या महत्व है और विद्रोह के क्या रिजल्ट निकले। अगर अलग अलग पॉइंट के अकॉर्डिंग हम चलें तो हम इस रिवोल्ट को एक भली प्रकार से समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अब सबसे पहले हम बात करेंगे फीचर की, स्वरूप की। रिवोल्ट का स्वरूप कैसा था? कैसा था स्वरूप? कहते हैं कि भारत में ब्रिटेन की सत्ता की स्थापना के 100 वर्ष पूरे हो चुके थे और 100 वर्ष पूरे होने पर एक प्रोफेसी थी, एक र्यूमर था कि यदि अंग्रेजों ने भारत में 100 साल पूरा कर लिया तो उनका राज भारत से समाप्त हो जाएगा। तो 100 वर्ष की पूर्व संध्या पर भारतीय सैनिकों द्वारा जो विद्रोह किया गया, उसकी प्रकृति को लेकर विद्वानों में मतभेद है। अंग्रेज इतिहासकार इसे सिपाही विद्रोह, इसे सामंतवादी प्रक्रिया, इसे हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र जैसे तमाम तरीके से एक्सप्लेन करने का प्रयास करते हैं। तमाम एक्सप्लेनेशन दिया, तमाम उसकी संज्ञा दी कि यह विद्रोह हिंदू मुस्लिम में एकता का परिणाम था, हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम था, यह सामंतवादी प्रतिक्रिया थी। जब जमींदारों के अधिकार उनसे छीन लिए गए तो जमींदारों ने जनता के साथ मिलकर के विद्रोह कर दिया। यह सिपाही विद्रोह था क्योंकि इसमें सिपाहियों के द्वारा ही शुरू किया गया था। इस तरह की तमाम सारे बातें रखी गई। एक एक करके इसमें हम देखेंगे कि कौन कौन ने क्या क्या कहा और क्या ये वास्तव में सिपाही विद्रोह था या क्या वास्तव में अन्य था। कुछ स्टेटमेंट के आधार पर हम इसको समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले स्वरूप की बात करें तो लॉरेंस, सीले, ट्रेवेलियन, माल्सन, टी.आर. होम्स आदि अंग्रेज इतिहासकारों ने मात्र इसे सिपाही म्यूटनी कहा, सिपाही विद्रोह कहा। कुछ भारतीयों ने भी उनकी हां में हां मिलाया, जिसमें दुर्गादास बंदोपाध्याय और सर सैयद अहमद खान प्रमुख थे। सर सैयद अहमद खान ने, जो विद्रोह के समय बिजनौर के सदर अमीन पद पर नियुक्त थे, ने अपनी पुस्तक एन एसे ऑन द काजेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट 1860 एन एसे ऑन द काजेज ऑफ द रिवोल्ट इंडियन रिवोल्ट 1860 में
इस पूरे विद्रोह को सैनिक विद्रोह माना, परंतु यह व्याख्या पूरी तरीके से ठीक नहीं है। यद्यपि यह विद्रोह सैनिकों के द्वारा सैनिक विद्रोह के रूप में प्रारंभ हुआ, परंतु बाद में अधिकांश स्थानों पर जनता ने भी इसमें भाग लिया। 58 के अभियोगों ने 58 में जितने ट्रायल्स हुए कोर्ट में, जितने अभियोग लगाए गए में ऐसे हजारों लोग थे जो न तो सिपाही थे, न तो वो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित लोग थे। इसलिए सिर्फ ये कहना कि सिपाही विद्रोह था पूरी तरीके से गलत होगा। इसके बाद बात करते हैं LER रीच। LER रीच के अनुसार यह धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध था। LER रीच कहते हैं कि इट इज अ एक्सट्रीमिस्ट अगेंस्ट क्रिश्चियनिटी। एक्सट्रीमिस्ट हिंदू एंड एक्सट्रीमिस्ट मुस्लिम्स दे यूनाइट एंड दे फाट अगेंस्ट ब्रिटिशर्स क्रिश्चियंस। परंतु इस मत से सहमत होना बहुत कठिन है। इसी तरह TR होम्स जैसे इतिहासकार कहते हैं कि यह बर्बरता तथा सभ्यता के बीच युद्ध था। इट वॉज कॉन्फ्रंटेशन बिटवीन सिविल एंड सिविलाइजेशन एंड ब्रूटलिस्ट। जो बर्बर थे, जो बर्बरता तथा सभ्यता के बीच के युद्ध की संज्ञा देते हैं, और भारतीयों को, ये सिपाहियों को बर्बर कहते हैं और अपने को सभ्यता का प्रतीक मानते हैं। इसलिए वो TR होम्स कहते हैं कि ये बर्बरता और सभ्यता के बीच युद्ध की है। इसी तरह का विचार अंग्रेज इतिहासकार बहुत सारे लोगों ने व्यक्त किया, जिसमें जेम्स आउटरम और W टेलर जैसे विद्वानों का महत्वपूर्ण हुआ है। जेम्स आउटरम और W टेलर ने इस विद्रोह को हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम माना। उन्होंने कहा कि यह विद्रोह होने का मेन कारण था कि हिंदू और मुस्लिम, जिसमें मुस्लिमों ने हिंदू शिकायतों का लाभ उठाया और वो एक साथ यूनाइट होकर के रिवोल्ट कर दिए। अब यहां पे ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक बड़ी यूनिक बात कही गई, और वो भी एक अंग्रेज के द्वारा कही गई जो हाउस ऑफ कॉमन्स का एक मेंबर था। 27 जुलाई 1857 ब्रिटिश पार्लियामेंट में ब्रिटेन के प्रसिद्ध नेता बेंजामिन डिज़ायरली ने इस विद्रोह को सिपाही विद्रोह न कहते हुए इसे राष्ट्रीय विद्रोह कहा। बेंजामिन डिज़रायली कहते हैं कि ये कोई सिपाही विद्रोह नहीं था, बल्कि ये एक राष्ट्रीय विद्रोह था, नेशनल रिवोल्ट था। भारतीय इतिहासकार अशोक मेहता ने अपनी पुस्तक द ग्रेट रिबिलियन में इसे राष्ट्रीय विद्रोह कहा। इसके साथ साथ अब अन्य सारे भारतीय इतिहासकारों ने इसे क्या देखा, जैसे BD सावरकर की बात करें, आजकल बड़ी चर्चा में BD सावरकर हैं। BD सावरकर 909 में अपनी एक पुस्तक लिखी। उनकी पुस्तक थी द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 में उन्होंने रिवोल्ट 1857 को एक सुनियोजित एक प्लान्ड नेशनल रिवोल्ट कहा। सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम, प्लान्ड नेशनल रिवोल्ट की बात की उन्होंने अपनी पुस्तक द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में। भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कई इतिहासकारों ने इसकी प्रकृति को अलग अलग तरीकों से बताने का प्रयास किया। इसमें सुरेंद्रनाथ सेन, RC मजुमदार, शशि भूषण चौधरी, पूरनचंद जोशी जैसे लोग महत्वपूर्ण रूप से हम इनके नाम ले सकते हैं। SN सेन ने भारत सरकार के कहने पर 1857 नामक पुस्तक लिखी। SN सेन की पुस्तक नेशनल मूवमेंट आपके स्कूल की लाइब्रेरी में है। आप लाइब्रेरी से वो किताब ले सकते हैं। SN सेन कहते हैं 1857 अपनी पुस्तक में कि राष्ट्रीय संग्राम
इसको नहीं कहा जा सकता, परंतु इसे आरसी मजूमदार का मानना था कि ये राष्ट्रीय संग्राम नहीं, इसे राष्ट्रीय संग्राम नहीं कहा जा सकता, परंतु इसे सैनिक विद्रोह की संज्ञा देना भी गलत होगा, क्योंकि यह कभी भी केवल सैनिकों तक सीमित नहीं रहा। अवध में ये एक जन आंदोलन बन गया, जहां के देशभक्तों ने अपने राजा तथा राज्य के लिए संघर्ष किया। इसके बावजूद सेन अवध के विद्रोहियों को स्वतंत्रता का अग्रणी नहीं मानते, क्योंकि वे राष्ट्रीय तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता की भावना से अनभिज्ञ थे, ऐसा एसएन सेन मानते हैं। भारत सरकार ने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, उस समय के तत्कालीन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने आरसी मजूमदार को 1857 के विद्रोह का इतिहास लिखने के लिए नियुक्त किया था, परंतु आरसी मजूमदार से ब्रिटिश सरकार की कुछ अनबन हो गई, जिसके कारण उन्होंने ब्रिटिश 1857 के इतिहास लिखने से मना कर दिया और उन्होंने स्वतंत्र पुस्तक लिखी अपनी। उसमें वो, उनकी पुस्तक का नाम है द सिपाही म्यूटिनी एंड द रिविलियन ऑफ 1857। 1957 में ये प्रकाशित हुई और इस पुस्तक में जो चैप्टर है, उन्होंने भारतीय विद्या भवन की पुस्तक ब्रिटिश पैरामाउंटेंसी एंड इंडियन रेंसियंस पार्ट 1 के लिए लेख लिखे। ब्रिटिश पैरामाउंटेंसी एंड इंडियन रेंसियंस पार्ट 1 ये आपकी लाइब्रेरी में है। इस पुस्तक से उन्होंने क्या किया के लिए लेख में और अधिक विस्तार पूर्वक स्पष्ट किया कि ये रिवोल्ट कैसा था। वो लिखते हैं कि ये रिवोल्ट तथा कथित न तो प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम था, मतलब कहते हैं वो कि ये रिवोल्ट जो था तथा कथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम था, न ही राष्ट्रीय था और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। आरसी मजूमदार कहते हैं कि तथा कथित रिवोल्ट 1857 न तो प्रथम, न तो राष्ट्रीय, न ही स्वतंत्रता संग्राम था। मजूमदार ने इस विद्रोह का क्रमबद्ध इतिहास नहीं लिखा है, बल्कि इसके कुछ विषयों की भ्रांतियों को दूर करने के उद्देश्य से कुछ तथ्य सामने रखे। उनके विचार से इसे राष्ट्रीय आंदोलन नहीं कहा जा सकता। इसने देश के विभिन्न भागों में अलग अलग रूप धारण किए। इनका मुख्य ध्येय इस विद्रोह के गंभीर प्रवाह की प्रति आगे आने वाली पीढ़ियों को ध्यान आकर्षित करना है। अब शशि भूषण चौधरी क्या लिखते हैं? शशि भूषण चौधरी की पुस्तक सिविल रिविलियन इन इंडियन म्यूटिनी 1857 to 1859। सिविल रिविलियन इन इंडियन म्यूटिनी पुस्तक में शशि भूषण सैनिक व असैनिक विद्रोहों के मिले जुले रूप के रूप में इस विद्रोह को एक्सप्लेन करने का प्रयास करते हैं। उनका कहना है, वो कहते हैं कि इस विद्रोह का पहले के जो कृषक विद्रोह से संबंध देखा जा सकता है। सिविल रिविलियन इन इंडियन म्यूटिनी पुस्तक में वो इस बात का उल्लेख करते हैं कि जो रिवोल्ट हुआ उसको, जो कृषक विद्रोह हुए थे, जो पीजेंट रिवोल्ट हुआ था, शशि भूषण चौधरी उन दोनों को एक साथ सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास करते हैं। उन्होंने इस ओर ध्यान आकृष्ट किया है कि मूल रूप से लोग अपनी संस्कृति तथा तौर तरीकों की रक्षा करने का प्रयत्न कर रहे थे। 1957 में पूरन चंद्र जोशी जी ने भी किताब लिखी, रिविलियन 1857 अ सिंपोजियम। रिवोलियन 1857 अ सिंपोजियम में पूरन चंद्र जोशी ने, पीआर जोशी ने मार्क्सिस्ट अप्रोच से 1857 की घटनाओं का विश्लेषण किया है। पूरन चंद्र जोशी मार्क्सिस्ट इतिहास लेखन की परंपरा के एक विद्वान रहे हैं। उन्होंने 1857 को मार्क्सिस्ट अप्रोच से देखने का प्रयास किया। इसके बाद शशि भूषण चौधरी का नाम आता है। शशि भूषण चौधरी ने अपनी एक पुस्तक में थ्योरीज ऑफ द इंडियन म्यूटिनी में शशि भूषण चौधरी ने
1857 के संघर्ष को स्वतंत्रता संग्राम माना। अब यहाँ पे शशि भूषण चौधरी की दो पुस्तक, सिविल रिबेलियन इन इंडियन म्यूटिनी, जिसमें वो कहते हैं कि यह पूरा आंदोलन किसानों के असंतोष का कारण था, सिपाहियों के असंतोष का इसका प्रभाव हुआ, दोनों एक साथ मिले और विद्रोह हुआ। लेकिन बाद में शशि भूषण चौधरी अपनी दूसरी पुस्तक थ्योरीज ऑफ द इंडियन म्यूटिनी में 1857 में इस रिवोल्ट को स्वतंत्रता का संग्राम माना है। बहादुर शाह के मुकदमे में जो जज अपॉइंट था, जज हैरियट ने मुकदमे में पेश किए गए सारे डॉक्यूमेंट, सारे कागजात, सारे पेपर्स का अध्ययन करने के बाद यह नतीजा निकाला कि आरंभ से ही षड्यंत्र सिपाहियों तक सीमित नहीं था और न इसमें यह शुरू ही हुआ था, बल्कि इसकी शाखाएं राजमहल और शहरों में फैली हुई थी। बहादुर शाह ने 25 अगस्त 1857 में प्रकाशित इश्तिहार में कहा था कि यह सबको विदित है कि इस युग में हिंदुस्तान के लोग, चाहे वो हिंदू हों या मुसलमान, सभी विधर्मी विश्वासघातक अंग्रेजों के जुल्म से बर्बाद हो रहे हैं। ये बात मेजर हैरियट लिख रहा था, जो अंग्रेज जज था, जिसने बहादुर शाह के मुकदमे को सुना था। मुकदमे में पेश किए गए डॉक्यूमेंट के आधार पर वो कहता है कि आरंभ से ही षड्यंत्र सिपाहियों तक सीमित नहीं था और नहीं शुरू ही हुआ था, बल्कि इसकी शाखाएं जो थी, रिवोल्ट की जो शाखाएं थी, रिवोल्ट की जो असंतोष था, ये राजमहलों और शहरों में फैली हुई थी। ये बात वो कहता है। बहादुर शाह ने 25 अगस्त 1857, 25 अगस्त 1857 को प्रकाशित अपने इश्तिहार में कहा था, यह सबको विदित है कि इस युग में हिंदुस्तान के लोग, चाहे वो हिंदू हों या मुसलमान, सभी विधर्मी और विश्वासघातक अंग्रेजों के जुल्म से बर्बाद हो रहे हैं। इस लाइन को कोट कर रहा हूं मैं। When you will read the class 8 SST book, these lines is given as it is in English. You can read there the statement of Bahadur Shah Zafar, what he given on 25th August 1857. नाना साहब ने फ्रांस के सम्राट को 4 पत्र लिखे, जिनमें बहादुर शाह द्वारा लगाए गए अभियोगों का समर्थन किया गया था। अवध की गद्दी पर बैठे नए नवाब बिरजिस कादिर ने भी एक घोषणा पत्र विद्रोह का समर्थन करते हुए अंग्रेजों के विरुद्ध जारी किया था। इस आंदोलन के 3 प्रमुख नेताओं के इन 3 लेखों से स्पष्ट हो जाता है कि केवल सेना की शिकायत ही 1857 के विद्रोह के लिए उत्तरदायी नहीं थी, बल्कि एलिट क्लास के लोग, पीजेंट क्लास के लोग और इनकी भी जो अनसेटिस्फेक्शन थी, इनकी भी मन में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के प्रति असंतोष थी, उसका परिणाम था। अंत में हम कह सकते हैं कि कुल मिलाकर 1857 का विद्रोह मध्ययुगीन व्यवस्था से अपने को बचाने और अपनी खोई हुई मर्यादा प्राप्त करने का अंतिम प्रयास था। राजा और जमींदार इस जमात के नेता थे। यह मोटे तौर पर एक राजनीतिक आंदोलन था जिसका उद्देश्य भारत से विदेशी शासन को दूर करना था। ये एक सामान्य प्रक्रिया थी, मतलब इसमें सब कुछ सम्मिलित था। कंप्लीट फॉर्म में यह विद्रोह हुआ था। जज मेजर हैरियट ने भी इस बात को माना। बहादुर शाह जफर का स्टेटमेंट है 25 अगस्त 1857 का, ये बात भी इस बात को पुष्ट करती है। लखनऊ के नवाब छोटे नवाब बिरजिस कादिर, जो बहादुर शाह जो मुगल एम्परर थे और जो लखनऊ के नवाब थे, लखनऊ के नवाब की पत्नी बेगम हजरत महल के पुत्र बिरजिस कादिर ने भी अंग्रेजों के अगेंस्ट एक लेटर जारी किया था। इसीलिए कह सकते हैं कि कुल मिलाकर 1857 का विद्रोह
मध्ययुगीन व्यवस्था से अपने को बचाने और अपनी खोई हुई मर्यादा प्राप्त करने का अंतिम प्रयास था। राजा और जमींदार इस जमात के नेता थे। ये मोटे तौर पर एक राजनीतिक आंदोलन था। इसका उद्देश्य भारत से विदेशी शासन को दूर करना था। तो ये स्वरूप की हमने बात की कि रिवोल्ट का स्वरूप कैसा था, रिवोल्ट के बारे में लोग क्या सोचते थे, रिवोल्ट क्या सैनिक था, क्या सिपाही म्यूटिनी थी, क्या ये इलिट क्लास के लोगों का परिणाम था, क्या पीजेंट्स का असंतोष था, क्या इसके मार्क्सिस्ट अप्रोच थे। इन सारी चीज़ों पे हमने विस्तार से चर्चा की और लोगों ने इसके बारे में क्या सोचा, मैगलस ने क्या सोचा, आउट्रम ने क्या सोचा, सीले, लॉरेंस, ट्रेवेलियन, माल्सन, डी बंदोपाध्याय, सर सैयद अहमद खान ने इसको किस नज़र से देखा, शशि भूषण चौधरी, अशोक मेहता, बी.डी. सावरकर, बेंजामिन डिज़रायली जैसे लोगों ने इस रिवोल्ट के बारे में क्या कहा, एस.एन. सेन ने इसको किस तरीके से एक्सप्लेन किया। इन सारी चीज़ों पे आज हमने चर्चा की इस टॉपिक में, फीचर्स पे। अभी हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे और हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रीजन ऑफ द रिवोल्ट, काजेज ऑफ द रिवोल्ट। लेकिन काजेज ऑफ द रिवोल्ट पे बात करते समय या बात करने के पहले फीचर्स जो हमने बात की, जो स्वरूप बात किया कि रिवोल्ट का स्वरूप और उसके संबंध में लोगों की सोच क्या थी। तो अगर आप क्रम से चलें, कुछ पुस्तकों के नाम सबसे महत्वपूर्ण है। अशोक मेहता की द ग्रेट रिबिलियन, बी.डी. सावरकर की द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस, आर.सी. मजुमदार की द सिपाही म्यूटिनी एंड द रिबिलियन ऑफ 1857, एस.एन. सेन की पुस्तक 1857, शशि भूषण चौधरी की दो पुस्तक है, सिविल रिबिलियन इन इंडियन म्यूटिनी 1857 to 59 एंड थ्योरीज ऑफ द इंडियन म्यूटिनी 1857, पूरन चंद जोशी की पुस्तक है रिबिलियन 1857 जिसमें मार्क्सवादी अप्रोच से वो लिखते हैं। लोगों ने इसकी व्याख्या अलग अलग तरीके से, अलग अलग प्रकार से किया अपनी पुस्तकों में। लेकिन इसके अलावा L.E.R. रीच ने धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध, T.R. होम्स जो अंग्रेजी इतिहासकार थे, वो बर्बरता तथा सभ्यता के बीच के युद्ध, जेम्स आउट्रम और W. टेलर ने इसे हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम, और तमाम सारे पाश्चात्य विचारक लॉरेंस, सीले, ट्रेवेलियन, माल्सन, T.R. होम्स ये लोग कह रहे थे कि ये सिपाही विद्रोह था, सैनिक विद्रोह था। तो आई होप कि आप इन चीज़ों को आज आसानी से समझे होंगे। हम इसके कॉजेज ऑफ द रिवोल्ट को अगले पार्ट में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। गुड बाय एंड टेक केयर।